डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGE 143, जिसका उन्वान है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, इसमें हम ब्लॉक 2 करने जा रहे हैं। जो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है यूनिट 3 वेलेस स्टीवंस, और यूनिट 4 में हम लैंगस्टन ह्यूज के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट आपको एक और अमेरिकी मॉडर्निस्ट शायर विलियस स्टीवंस से आशना करेगा। हम इनकी दो मशहूर नज़मों पे नजर दोहराएंगे। एक जो इनकी दो पोएम्स हैं, द स्नोमैन एंड द एम्पायर ऑफ आइसक्रीम। इन दो पोएम्स को हम बड़े डिटेल्ड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ हम डीपर एनालिसिस भी इन दो पोएम्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोएम्स एक्चुअली किन थीम्स के साथ डील कर रही है। तो एक्चुअली ये 1923 में शाया हुई थी ये दो पोएम्स। एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है स्टीवंस की जिसका नाम है हारमोनियम। ये दो पोएम्स उसमें पब्लिश हुई थी। कोर्स में दो नज़्मों का मुताला करने से हमें अमरीकी जदीदियत में स्टीवंस के मकाम का एहसास होगा, और ये देखेंगे कि इनके काम ज़ेर बहस अदबी रुझान के साथ किस तरह तामुल करते हैं। इस अकाई में हम इनके इजहार के अंदाज पर बहस करेंगे और इन ख्यालात को समझेंगे जिनसे इनकी नज़में निपटती है। जैसे कि हमने आपको बोला है कि इसकी जो ये दो पोएम्स हैं, इन पे हम बहस करेंगे, इन पे हम जानने की, इनमें से हम कुछ इश्यूज जो इश्यूज मेन हाईलाइट किए हैं इस ऑथर ने, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोएम्स किन चीजों के बारे में इन स्टीवंस इन दो पोएम्स में इश्यूज को डील कर रहा है। तो जब हम विलियस स्टीवंस की बात करते हैं, थोड़ी सी हम पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसकी लाइफ की स्टाइल के जानने में कोशिश करेंगे कि इसकी जो लाइफ है, ये इसकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, इसने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, और मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो रुझान शायरी की तरफ कैसे हुआ था। विलियस स्टीवंस से पहले, जो ही हम विलियस स्टीवंस की तरफ पहले नजर दोहराएंगे, हमने इससे पहले रॉबर्ट फास्ट की बात की थी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। उसमें हमने, क्योंकि ये जो हमारा ये ब्लॉग है, इसमें हम अमेरिकन पोइट्री को डील कर रहे हैं। हमारे पास इस एक्चुअली ये जो हमारा BEGE 143 का जो एक कोर्स है, इसमें ये शायरी के साथ डील करता है। इसमें हमने अभी तक जो ब्रिटिश पोइट्री के साथ हमने जो पहला हमारा जो ब्लॉग है, जिसमें हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड दिस series of lectures, at the very outset of this series of lectures, we informed you कि पोइट्री किसको बोलते हैं, पोइट्री में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जब भी हम बात पोइट्री की करते हैं, एक्चुअली डियर लर्नर्स, आपको ये पता है कि जो हम शायरी की बात करते हैं, इसको मोर इम्पोर्टेंटली इसको हम जैसे अदब की बात करते हैं, अदब में कहा जाता है कि 3 ही जानर्स हैं और बाकी जो इनके सब जानर्स निकलते हैं। जैसे हम शायरी की बात करते हैं या ड्रामा और नसर जिसको हम बोलते हैं प्रोज, ये 3 मेन जानर्स हैं लिटरेचर के। और उस शायरी को आपको जो यू मस्ट बी नाउ इन अ पोजीशन टू से व्हाट इज पोइट्री। यू नो देयर आर सेवरल एलिमेंट्स, यू नो कि जो पोइट्री में आप जो एक शायर होता है उसको उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, उनको कुछ पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि once you are going to write a poem, you always want to write it in rhyme scheme, rhyme scheme का ख्याल रखते हो आप। but it doesn't mean कि poetry is always confined, limited to rhyme scheme. You can even write a poem in an unrhymed scheme. That means you can write a poem in blank verse, और जिसको हम फ्री वर्स भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये राइम स्कीम के साथ साथ आपको टोन का ख्याल रखना पड़ता है, आपको रिदम का ख्याल रखना पड़ता है, आपको साउंड का ख्याल रखना पड़ता है। whenever जब भी आप पोइम लिखने जा रहे हो, या अगर आप ऑलरेडी पोइट हो, तो आप इन चीजों का ख्याल रखते हो। और उसके बाद आप कुछ यानी कि जो आपके अपने विचार होते हैं तो बहुत सारी चीजों के रिलेटेड, फिर आप वो जो चीजें हैं उनको आप रीडर तक पहुंचाना चाहते हो। मोर इम्पोर्टेंटली ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब भी हम शायरी की बात करते हैं, ये यहाँ पे नॉर्मली एक जो शायर होता है वो उसके जो अपने जज्बात होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो उनको एक्चुअली एक रीडर तक पहुंचाना चाहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक राइटिंग जो
कोई भी आप राइटिंग फॉर्म ले लो, चाहे आप प्रोज फॉर्म ले लो, ड्रामेटिक फॉर्म ले लो, या इवन पोइटिक फॉर्म ले लो, हर एक का मकसद, कुछ ना कुछ मकसद होता है राइटर का लिखने का। यानी कि अगर आप राइटर बनने जा रहे हो या ऑलरेडी आप एक राइटर हो, आप कुछ लिख रहे हो, तो आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो, आप कुछ, यानी कि आपका कुछ एम होता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं बहुत मर्तबा के, जैसे हम टॉमस डी क्विंसी की बात करते हैं कि उन्होंने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक को उन्होंने नाम दिया है लिटरेचर ऑफ पावर, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया है लिटरेचर ऑफ नॉलेज। यानी कि जब भी आप किसी नॉवल का मुताला करते हो या किसी शायरी या पोएम का मुताला करते हो, तो आपको ये दो चीजें मिलेंगी वहां पे। यानी कि अगर टॉमस डी क्विंसी जो एक एसेइस्ट रह चुके हैं, एक लिटरेरी क्रिटिक थे वो रोमांटिक एरा के, तो उन्होंने जो लिटरेचर को दो हिस्सों में बांट दिया है। उनका मानना है कि चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, आपको वहां पे दो चीजें मिलेंगी। या तो आपको उस बुक से आपको एंटरटेनमेंट मिल सकती है, आपको प्लेजर मिल सकता है, या ईस्थेटिक प्लेजर जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा, आपको उस पोएम से या उस नॉवल से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, या आपको जो वो राइटर होता है वो आपको कुछ समझाना चाहता है, जिसको, यानी कि जब हम लिटरेचर ऑफ पावर की बात करते हैं, वहां पे जो राइटर का पर्पस होता है राइटिंग फॉर राइटिंग सेक, यानी कि उस वो लिखता है, वहां पे वो एज एन इंस्ट्रक्टर काम नहीं करता है, एज अ टीचर वो काम नहीं करता। उसका खाली ये होता है कि वो खाली ही जस्ट वांट्स टू गिव वेंट टू हिज इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स, फिर वो लिखता है। जैसे हम गालिब की बात करते हैं, कीट्स की बात करते हैं, even some critics describe Shakespeare's art was for art's sake, but that's not, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, यू कोई भी राइटर आप ले लो, चाहे आप मिर्जा गालिब की ही बात कर लोगे या इवन जॉन कीट्स की बात करोगे, स्पेशली दीज टू राइटर्स, इनकी जो पोइम्स है, इनको कहा जाता है कि इन्होंने दे रोट पोइट्री फॉर पोइट्री सेक, दे रोट पोइट्री फॉर राइटिंग सेक, या जिसको हम आर्ट फॉर आर्ट सेक भी बोलते हैं। यानी कि इनकी शायरी में आपको वो मैसेज नहीं मिलती है, एक जो मैसेज इन द सेंस कि ये जो ये राइटर्स है ये आपको सिखाना कुछ नहीं चाहते हैं, बस इनके जो अपने ख्यालात हैं, इनके जो अपने जज्बात हैं, इन्होंने उनको तरजीह दी है, उन्होंने उस फिर राइटिंग फॉर्म में आपके सामने ला रहे हैं। They don't, whenever you are going to read the poems of Mirza Ghalib or even John Keats, तो या कोई भी आप राइटर ले लो जो आर्ट फॉर आर्ट सेक में हो, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक से जो भी आप राइटर, किसी भी कोई भी वर्क आप इस राइटर से कर रहे हो, तो वहां पे ये होता है कि वहां पे डायरेक्टिसिज्म, नोट ऑफ डायरेक्टिसिज्म आपको नहीं मिलता है। यानी कि आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या इवन आप वो खाली अपने जो उनके अपने थॉट्स होते हैं आप तक वो लाना चाहते हैं। और दूसरा होता है आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर लाइफ सीख में मोस्ट ऑफ द राइटर्स इस कैटेगरी में आते हैं। वो आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक आपको एजुकेट करवाना चाहते हैं, इन्फॉर्म करवाना चाहते हैं कुछ इंसिडेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में। तो इस राइट, जैसे हम आर्ट फॉर लाइफ सीख में आप टी.एस. इलियट का देखते हो, कमला दास हैं, इवन यूनिस डिसूजा जो इंडियन पोइट्स हैं, इवन नसीम इज़ेकल जो एक और मशहूर हिंदुस्तानी पोइट है। तो जब आप इनकी पोइट्री का मुताला करते हो, वहां पे आप कोई एजुकेट करवाना चाहते हैं, आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। यानी कि जैसे एक टीचर जो होता है या कोई प्रीचर जो होता है, प्रीस्ट जो होता है, जब वो सरमन डिलीवर करता है, उसका मकसद ये होता है कि वो मैसेज पहुंचाना चाहता है आप तक, आपको वो कुछ समझाना चाहता है। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको वो समझा रहे हैं कि ये वाला रास्ता आपके लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पे फिर बात वही आ रही है कि क्या, यानी कि प्लेटो का जो थॉट था, एक जो पोइट है ये सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये जो पोइट है ये यानी कि इमोरल इन नेचर है। तो लेकिन जब हम इन पोइट्स का, जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, जरूरी हम वहां पे ये चीजें देखते हैं कि एक जो शायर होता है ही, और यानी कि उसमें, यानी कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पोइट्स और इवन नॉवेलिस्ट्स। वहां पे आपको मैसेज पहुंचा, एक राइटर, चाहे आप टी.एस. इलियट की बात करोगे या इवन इकबाल की बात करोगे, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इफ यू आर लिविंग अ लाइफ which is deviating in which is deviating, or even you are living a life of which is not
which is not pious और sacred in character. तो जैसे इकबाल की पोइट्री का मुताला करते हो या इवन टीएस इलियट की पोइट्री का मुताला करते हो, टीएस इलियट again and again speaking in his poetry, this western civilization is living a life of spiritual barrenness. They are becoming, with the passage of time, this western civilization is becoming emotionally sterile, morally corrupted. तो वो आप उन चीजों को वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की खासियत थी, यानी कि दे आर नेग्लेक्टिंग एन एंटिटी कॉल्ड सेपरेट सोल. तो जैसे अभी हम अगर हम रॉबर्ट फास्ट की बात करेंगे, जिसकी पोइम्स का मुताला हमने किया है, जिसकी पोइम्स का हमने जायजा लिया था प्रीवियस लेक्चर में, वो आपको इंस्पायर करता है. जब भी आप उसकी पोइम्स पढ़ते हो, अगर आप एप्पल आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में जिसके बारे में बात की थी, वहां पे आपको वो समझाना चाहता है. उस पोइम में रॉबर्ट फास्ट हमें ये दर्ज देना चाहता है कि आफ्टर एप्पल पिकिंग, वहां पे एक रूरल सेटिंग होती है. एक जो बंदा होता है वो ऑर्चर्ड में जाता है और जितने भी दरख्त पे सेब होते हैं वो उनको नीचे लाता है, क्योंकि जब उन राइपिंग स्टेट में एप्पल्स पहुंचते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनको फिर प्लग करके नीचे ही लाना होता है. तो लेकिन वो रॉबर्ट फास्ट हमें कैसे इंस्पायर करता है? He inspires us in a sense कि you should live your life like this individual who is picking apples from this tree. क्योंकि वो जो इंडिविजुअल जो वो पिक करता है एप्पल, वो एक्चुअली दिन भर काम करता है, दिन भर इसी अपनी एक्टिविटी के साथ रहता है. Even though he becomes, he feels at times, he's exhausted, fatigued, बट वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है. जब उसको लग रहा है कि मैंने जो अपना मेरी जो ड्यूटी थी, मैंने अपनी जो काम जो मैंने टाइम तय किया था, मैंने अब तक वहां तक काम किया, फिर वो सोना चाहता है. तो इस पोएम में रॉबर्ट फास्ट हमें इंस्पायर करता है कि यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी इन सेवरल एक्टिविटीज. यू शुड नॉट लिव योर लाइफ इन एन आइडियल वे. तो जैसे हम यहाँ पे जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ ये है कि जब भी आप किसी शायर को पढ़ते हो, वो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता है. चाहे हम कोई शायर ऐसा होता है वो आपको इंस्पायर करता है. जैसे हम रॉबर्ट फास्ट की बात करते हैं, अगर आप रॉबर्ट फास्ट की पोइट्री का मुताला करते हो, इवन इफ यू आर होपलेस, यू आर डिजेक्टेड, you are going through this phase of trials and tribulations, you are not achieving जैसे आपको सक्सेस, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, जैसे मिजरीज आपकी जिंदगी में है, यू आर लिविंग अ सॉरोफुल लाइफ. तो लेकिन अब आप यानी कि उदास भरी जिंदगी जी रहे हो, रंजुगम में आप मुब्तला हो, अफसुर्दा हो, यानी कि आप लमेंट कर रहे हो डेस्टिनी पे, तो वहां पे आपको रॉबर्ट फास्ट जैसा शायर इंस्पायर करता है. नॉट ओनली रॉबर्ट फास्ट, यू आर हैविंग सो मेनी राइटर्स जो आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं, जिनसे आप सीखते हो, जिनको आप समझ के ये काम, फिर जो आप अगर आप आइडियल स्टेट में रहते हो, फिर उनकी पोएम्स पढ़ते हो, आपको इंस्पायरेशन मिलती है, आप सोचते हो कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ. तो वैसे ही ये जो शायर है रॉबर्ट फास्ट है, इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग, इवन टेनीसन की पोएम्स हैं, जहां से आप इंस्पायर होते हो, जहां से आप कुछ सीखना चाहते हो. वैसे ही हम वेलेस स्टीवन्स की जब हम बात करते हैं, वेलेस स्टीवन्स का भी यही रुझान है. इसकी पोइट्री का जब आप मुताला करते हो, इसकी पोइट्री में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. कभी कभार यानी कि ये फिलोसॉफिकल इश्यूज पे बात करता है, कभी कभार आपको ये विलियस स्टीवन्स जो है, ये आपको नेचर के बारे में आपको पोइम्स इनकी मिलेंगी. कभी कभार ये डे टू डे अफेयर्स ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी के जो जब हम जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, जो हम डेली अफेयर्स हमारी लाइफ में होते हैं, उनके बारे में लिख रहा है. इवन ही राइट्स ऑन इश्यूज सच एज मैरिज, डेथ, लव और इमोर्टलिटी ऑफ सोल. इन चीजों पे इनकी पोइट्री है. और वैसे खाली इतना ही नहीं, इन्होंने जितनी भी लाइफ जो इनकी थी, इन्होंने जो इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में देखा था, उन चीजों के बारे में भी इन्होंने लिखा है. तो जब हम विलियस स्टीवन्स की बात करते हैं, एक्चुअली इसकी जो पैदाइश हुई थी, इनकी जो ये 1879 में ये इसका जन्म हुआ था पेंसिल्वेनिया में. रीडिंग एक जगह है.
एक वकील की तरफ से तालीम हासिल करने वाले स्टीवन्स हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के फौरन बाद न्यूयॉर्क चले गए थे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि स्टीवन्स जो है ये शायरी के साथ जब अब इवन जब ये शायरी के साथ इसने तालीम का क्या हासिल की थी, ये वकील यानी कि लॉयर जैसे डिग्री इन्होंने हासिल की थी, लॉ डिग्री जिसको हम बोलते हैं। फिर तालीम हासिल करने के फौरन बाद ये न्यूयॉर्क चले गए थे, क्योंकि ये हम इस वक्त बात कर रहे हैं अमेरिकन पोइट्री की। हम वी आर डीलिंग विद अमेरिकन पोइट्स इन दिस यूनिट, इन दिस ब्लॉग, जो हमारा दूसरा ब्लॉग है। जो हमारा पहला वाला ब्लॉग था उसमें हमने ब्रिटिश जो पोइट्स हैं, चाहे हम बात करेंगे टेनीसन की बात की हमने, इवन जॉन डन की बात हमने की, या एंड्रयू मार्वेल, जैसे जॉन डन की पोएम थी द कैनोनाइजेशन, और एंड्रयू मार्वेल की पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। एक्चुअली बोथ जॉन डन एंड एंड्रयू मार्वेल दे वर मेटाफिजिकल पोइट्स। एक मूवमेंट चली थी, लिटरेरी मूवमेंट चली थी 16th लेट 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में। तो जो कुछ पोइट्स थे, कुछ यानी कि एलिजाबेथन एरा का जब आप जायजा लेते हो, वहां पे कुछ पोइट्स थे, दे वर राइटिंग पोइट्री, they were just giving vent to their emotions and feelings. When you read poems from Shakespeare or even Ben Jonson, तो वहां पे आपको इमोशनल टोन मिलता है। लेकिन उनके बाद उसी दौर में जॉन डन जैसा पोइट आया था, एंड्रयू मार्वेल जैसा पोइट आया था, हेनरी वॉन, ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे। इन्होंने शायरी लिखी थी यानी कि मेटाफिजिकल, यानी कि जो आप वो इन्होंने उन इश्यूज को डिस्कस किया जो शायद एक यानी कि वेयर यू विल हैव टू यूज योर माइंड वेरी शार्पली, यू विल हैव, यानी कि आपको बड़े क्योंकि जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्स, they were men of learning, they were highly intellectual, those poets वो इंटेलेक्चुअल क्लास से थे, वो बड़े पढ़े लिखे बंदे थे। तो जब उनका उनका जो रुझान मेटाफिजिकल पोइट्री की तरफ, उन्होंने बहुत डीपर जो इश्यूज हैं उनकी तरफ उन्होंने पोएम्स में उनको जगह दी। यानी कि एट टाइम्स यू फाइंड, यानी कि जब हम उनकी पोइट्री का मुताला करते हैं, वहां पे आपको इंटेलेक्चुअल इश्यूज मिलते हैं, यानी कि वहां पे आपको फिलोसॉफिकल इश्यूज मिलते हैं, वो इश्यूज जहां पे आपको खुद सोचना पड़ता है। यानी कि आप जब हम इमेजिस्ट्स की बात करते हैं, अगर हम वेलेस स्टीवन्स की बात करेंगे, ही वाज अ मेंबर ऑफ इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री, जैसे जिसका बानी एजरा पाउंड था। तो जब आप इसकी पोइट्री पढ़ते हो, चाहे आप कोई भी पोएम इसकी ले लो, या इवन विलियम कैरलॉस विलियम्स की पोएम आप ले लो, ये इमेजिस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री इन्होंने लिखी है। यानी कि वहां से आपको सीधे ही दिख रहा है कि पोएम का जब आप मुताला करते हो, जब आप पोइट्री पढ़ते हो, आपको टाइटल से ही लगता है, आप लाइन्स का जब आप मुताला करते हो तो आपको लगता है कि पोएम, आप रिकॉग्नाइज करते हो कि व्हाट दिस पोएम इज अबाउट, या इवन व्हाट आर द इश्यूज नो पोएट इज टॉकिंग अबाउट इन दिस वेरी पर्टिकुलर पोएम। ये चीजें आप पहले से ही जान जाते हो जब आप ये एक वर्स पे नजर डालते हो। लेकिन जब आप मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ते हो, जब आप when you read poems which are written by poets like John Donne, even Andrew Marvell, Henry Vaughan, इब्राहिम कौले, जब आप इनकी पोइट्री का मुताला करते हो, या यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो पोइम्स है वहां पे दे हैव यूज्ड नंबर ऑफ कंसीट्स, हाइपरबोलेज, वो इंटेलेक्चुअल फॉर्म में इन्होंने पोइट्री लिखी है। व्हाई? बिकॉज दे वर देमसेल्व्स मैन ऑफ लर्निंग। यानी कि उन्होंने जैसे, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप उनकी उनकी पोइम्स पढ़ते हो, वहां पे आपको लैंग्वेज भी, वो डिक्शन जो इसको हम बोलते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होती है, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ मेटाफिजिकल पोएम, यू विल हैव टू इंटरप्रेट इट इन सेवरल वेज। जैसे हम जॉन डन की द कैनोनाइज, और इनकी जो इन्होंने ऑर्डिनरी इश्यूज को टच किया है, लेकिन ऑर्डिनरी इश्यूज को टच करके इन्होंने उनको दूसरा यानी कि वो फॉर्म दिया है। जैसे द कैनोनाइजेशन जॉन डन की जो पोएम है, और एक और इम्पोर्टेंट पोएम और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग मेटाफिजिकल पोइट्स, वो ये है कि whenever you see a poem which is metaphysical in character, metaphysical in nature, you would always find the poem is always opening on an abrupt note, striking note जिसको हम बोलते हैं।
यानी कि आपकी जो बिगिनिंग होती है ना, वो जब आप पहली लाइन पढ़ते हो, आप यानी कि अब्रप्टली ओपन होता है। यानी कि जैसे हम किसी दूसरी शायर की पोएम पढ़ते हैं, वो आपको पहले थोड़ी सी डिटेल्ड वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझ जाते हो कि पोएम किसके रिलेटेड है। लेकिन जब आप मेटाफिजिकल पोइट्री का मुताला करते हो, वहां पे ओपनिंग बड़ी एब्रप्ट होती है। फॉर इंस्टेंस, इन द कैनोनाइजेशन, जॉन डन opens this poem with these lines: for God's sake hold your tongue and let me love। ये एक बिगिनिंग है। और जो बाकी जैसे उन्होंने बहुत पोएम्स में, इनकी जो मेटाफिजिकल पोएम्स हैं, उन्होंने बहुत सारी ऑर्डिनरी इश्यूज को उन्होंने इंटेलेक्चुअल इश्यूज बना बना के आंख के सामने लाया है। जैसे द कैनोनाइजेशन में जॉन डन का मानना है कि सिंपल लवर्स, लवर एंड बिलव्ड कैन इवन अटेन द स्टेटस ऑफ सेंटहुड। यानी कि जॉन डन का मानना है a lover and a beloved is always looked down upon, यानी कि उनको दूसरी नजर से देखा जाता है। लेकिन जॉन डन, a metaphysical poet, उसका मानना है कि ये a lover and beloved even through their love, यानी कि जो उनमें वो पैशन है, जो उनमें वो लव है, जो मोहब्बत उनमें है, उस लव के जरिए वो they can attain, they can get this status of sainthood। We know sainthood, it's a sacred status even if we are going to talk about Christianity। तो अच्छा, अगर हम फिर यानी कि इन इश्यूज के साथ इनकी पोएम्स डील करती है, तो जब हम इमेजिस्ट्स की बात करते हैं, अगर हम वेलियस स्टीवन्स की बात करें, इन्होंने इमेजिस्ट फॉर्म में पोइट्री लिखी है। तो यानी कि इमेजिस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री एक रिएक्शन थी विक्टोरियन पोइट्री के खिलाफ, ये रिएक्शन थी रोमांटिक पोइट्री के खिलाफ। इनका मानना था कि जो विक्टोरियन पोइट्स हैं और जो रह चुके हैं पोइट्स रोमांटिक एरा के, वो एक्चुअली जो उनकी जो लैंग्वेज थी, उन वो लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल था। तो इनका बेसिक ये था कि दे हैव पोर्ट्रेड थिंग्स इन अ सिंपल मैनर, सिंपल लैंग्वेज, क्लियरली आपको एक इमेज से सिखाना चाहते हैं। तो फिर वेलिस स्टीवंस की जब हम जैसे अभी हम बात लास्ट लेक्चर में कर रहे थे विलियम कैरलॉस विलियम्स की, उसकी जो पोएम है अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, यानी कि इवन द डेड बेबी इज वाज हिज अनदर इंपॉर्टेंट पोएम। यानी कि अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, आपको सीधे ही समझ आता है कि विलियम कैरलॉस विलियम्स, अनदर इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ अमेरिकन पोइट्री, जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, आपको सीधे ही समझ आ रहा है कि पोएम किसके बारे में है। यानी कि जब मेटाफिजिकल पोइट्री का आप मुताला करते हो, रोमांटिक पोइट्री का आप मुताला करते हो, विक्टोरियन एज की पोइट्री का आप मुताला करते हो, वहां पे आपको गॉथिक फॉर्म में टर्म्स मिलती है, वहां पे वो हायर सॉर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी जो है, पोइटिक डिक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो जो लैंग्वेज उनकी है, वो यानी कि वो इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड कि वो ये जो ये पोएम है, इस पोएम में अ विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम, इसमें एक शायद एक औरत है विडोज जो बेवा है, उसके जो गम है, वो बेचारी गम से गुजर रही है क्योंकि उसके जो पति थे, उसके जो हस्बैंड थे, ही इज नाउ डेड। और उनकी जो उसमें जो उस पे जो गुजर रही थी, वो जो लाइफ जी रही थी, उन उन यानी कि इट्स अ मोनोलॉग। फिर उन चीजों को आपके सामने विलियम कैरलॉस उसकी लाइफ, उसकी जो चीजें उसके साथ हो रही, वो जो सोच रही है, उस सोच को वो आपके सामने ला रहा है विलियम कैरलॉस विलियम्स। जैसे इसमें वो लिख रहा है, sorrow is my own yard where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closed round me this year. 35 years I lived with my husband. यानी कि 35 years, it's you could understand it। 35 years I have lived with my husband। यानी कि ये जो ये बेवा की जो कहानी इस पोएम में आपके सामने ला रहा है विलियम कैरलॉस विलियम्स, 35 साल की ये औरत है। 35 साल, ये जो ये औरत है, इसने 35 साल गुजारे थे अपने हस्बैंड के साथ। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट लिविंग विद हर करंटली बिकॉज ही इज डेड नाउ। तो इस पे क्या गुजर रही है, वो इस पोएम में आपको लिख रहे हैं विलियम कैरलॉस विलियम्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 35 ये काम कर रहा था, राइटिंग काम कर रहा था, क्योंकि दिन में ये कहीं और बिजी हुआ करते थे। इनका हारमोनियम 1923 में शाया हुआ। इसके बाद
इसने 1950 की दहाई तक कई मजमूए शाया किए। जब इन्हें पेट के कैंसर की तशखीस तशखीस हुई और उनकी सेहत खराब हो गई, इनके कुछ मजमूए में शामिल हैं। यानी कि 1950 की दहाई में भी इसने कुछ कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज पब्लिश की थी, लेकिन उसी दहाई में इसकी जो सेहत थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, लेकिन इन्होंने पोइट्री फॉर्म जो है इन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और इसकी जो पोइम्स हैं, कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज, उसने जैसे कि आइडियाज ऑफ ऑर्डर्स की एक और बुक है, द मैन विद द ब्लू गिटार, ये इसकी एक और कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज है। कलेक्शन ऑफ पोइट्री सिंपली मींस अ बुक इज कंटेनिंग नंबर ऑफ पोएम्स। एक जो शायर होता है, इस ये पहले पोएम्स लिखता है, फिर समझता है कि ये जितनी भी इसने पोएम्स लिखी हैं ये एक पर्टिकुलर थीम के साथ भी डील करती है, या सेवरल थीम्स, उसमें सेवरल इश्यूज को वो हाईलाइट करता है। फिर वो एक टाइटल देता है उस बुक को, उस फिर वो पोएम्स उन्हीं उसी में इनकॉर्पोरेट करके वो पब्लिश करता है। जैसे इसकी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज हैं, द मैन विद द ब्लू गिटार, आइडियाज ऑफ ऑर्डर, पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड along with transport to summer। यानी कि फिर 1950 में भी इन्होंने द auroras of autumn इन्होंने लिखी थी। 1954 में इसने इसकी लास्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री आई थी जिसका नाम ही है कलेक्टेड पोइम्स। और ये जो है कलेक्टेड पोइम्स 1954 में जो ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री इसकी पब्लिश हुई थी, इसके लिए इसको पुलिट्जर प्राइज का खिताब से इसको नवाजा था, क्योंकि वी ऑल नो पुलिट्जर प्राइज ये अमेरिका में दिया जाता है, बहुत सारे फील्ड्स में दिया जाता है, जर्नलिज्म में दिया जाता है, वैसे ही एक लिटरेचर में भी ये दिया जाता है। तो पुलिट्जर प्राइज वेलिस स्टीवंस को कब मिला था? 1955 पे। फॉर व्हाट? फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स व्हिच इज एंटाइटल्ड एज कलेक्टेड पोएम्स। तो उसके बाद इसका देहांत हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद। ये जब हम इसकी बात करते हैं, एक्चुअली ये पसंद करता था बाहर जाना, बाहर यानी कि नेचुरल वर्ल्ड को देखना। इसको थोड़ा सा टाइम जो भी मिल रहा था तो ये फिर नेचुरल ऑब्जेक्टिव जितने भी थे, नेचुरल पिकनिक स्पॉट्स जिनको बोलते हैं, वेयर अ मैन कुड सेंस फील द मैग्नानिमिटी ऑफ नेचर, द ग्लोरी ऑफ नेचर। तो फिर इंसान दूर जाता है नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए। इसका भी माइंड वैसा ही था। ये भी he was a poet, he who loved natural objects, very deeply. So he was in love with nature from the core of his heart। इतना ही नहीं, इसके रॉबर्ट फास्ट और अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये जो अमेरिकन दो राइटर्स हैं, ये भी इनके साथ राब्ते में था। ये भी मान लीजिए कि फ्रेंडशिप इनके साथ थी। ऑल्दो हमें ये भी फिर लेटर ऑन जब भी हम इसकी पोएम्स का मुताला करते हैं, इसकी राइटिंग्स या इसकी लाइफ को देखते हैं, ही डिसएग्रीड विद दीज टू राइटर्स। रॉबर्ट फास्ट, जिसकी हमने पोएम प्रीवियस लेक्चर में की थी, आफ्टर एप्पल पिकिंग, या इवन अर्नेस्ट हेमिंगवे इनके साथ ये राबिते में था। अर्नेस्ट हेमिंगवे भी ऑल नो, he was a Nobel Prize winner for literature। his the old man and the sea उसकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट नोवेला है। जैसे हम अभी इंस्पायरेशन की बात कर रहे थे, रॉबर्ट फास्ट की बात कर रहे थे हम। रॉबर्ट फास्ट, वैसे ही अर्नेस्ट हेमिंगवे, जब आप उसकी नॉवेल्स को पढ़ते हो, जब आप उसकी स्टोरीज को पढ़ते हो, वो भी आपको इंस्पायर करता है, वो भी आपको कंटिन्यूअसली एक इंस्पायरेशन देता है। Ernest Hemingway is a writer, he's an apt writer for those who feel they have not attained anything in their life। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि you are going through these failures, miseries, sorrows, then read Ernest Hemingway, read his novels। he's always or he's going to inspire you in a sense that कि जो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप होपलेस हो, आप बड़े गमजदा हो, आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ समझाएगा अगर आप इसकी नॉवेल्स का मुताला करोगे। तो जब हम एक्चुअली स्टीवन्स की बात करते हैं, इसकी जो पोएम है द स्नो मैन,
ये जो स्नोमैन इसकी पोएम है एक्चुअली, इसकी जो ये पोएम है इसमें वो दिखाता है एक्चुअली, ये इसने जो ये पोएम स्नोमैन लिखी थी, ये कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था या इवन खत्म हुआ था, तब उसके जहन में ये पोएम आई थी, तब उसके बाद इसने इस पोएम को यानी कि कंप्लीट किया था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज के साथ इम्पोर्टेंट थीम या इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस कर रहा है स्टीवंस। वो इशू क्या है? नथिंगनेस, यानी कि नथिंगनेस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि इस पोएम, जब आप स्नोमैन का मुताला करते हो, बड़े गहराई के साथ इसका इसके डीपर एनालिसिस करते हो, क्रिटिकली आप इस पोएम को अप्रोच कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगा। वो थीम जो है, वो इश्यू जो है, वो है नथिंगनेस। एक्चुअली व्हाई स्टीवन टचड दिस थीम ऑफ नथिंगनेस इन दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। एक्चुअली जब वर्ल्ड वार हो रही थी, it gave nothing to the world except destruction, violence, hatred. Number of even countless even millions of people lost their lives. There were economic crisis, political instability around the world. So even men were getting killed. तो उस हाल में, उस वैसे ही जब उस दुनिया में, जब वर्ल्ड वार की जंग चल रही थी, पूरी दुनिया में जंग चल रही थी, तो फिर जब जो बंदे थे इंटेलेक्चुअल लाइक राइटर लाइक स्टीवंस, ये देख रहा था कि अब इस बात से तो कुछ नहीं मिला है, इट इट गिव नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन। यानी कि खाली वहां से लोगों को फिर एक वो उदासी उदासी के आलम में थे। उनको लग रहा था कि दुनिया में अब कुछ नहीं है। दे नेवर न्यू कि व्हेन दे आर गोइंग टू गेट किल्ड, दे नेवर नो इवन कि उनकी लाइफ कहाँ तक है। इस हाल में इस पोइम का इन्होंने इस जब वर्ल्ड वार चल रही थी, उस दौर में इसने इस पोइम को लिखा था। तो बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट इशू को इस पोएम में वो आपके सामने ला रहा है। वैसे जैसे नथिंगनेस इज इट्स ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप मॉडर्निस्ट राइटिंग का मुताला करते हो, जब मॉडर्निज्म एज का मुताला करते हो, स्पेशली राइटर्स होम वी कॉल मॉडर्निस्ट राइटर्स, चाहे आप स्टीवंस की बात करोगे, टीएस इलियट की बात करोगे, या इवन यू कैन इवन इंक्लूड पोएट लाइक टीएस इलियट इन दिस वेरी कैटेगरी, ड्रामेटिस्ट लाइक जीबी शाह, ऑस्कर वाइल्ड। तो इनकी जब आप इनके इनके वर्क्स का मुताला करते हो, तो वहां पे आपको ये नथिंगनेस मिलती है। नथिंगनेस मीन्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये अगर आप टीएस इलियट का देख लोगे, टीएस इलियट भी जो वो जंग हुई थी, उसको भी वो उसकी पोइट्री में जब आप देख रहे हो, उसने भी फिर पोएम लिखी थी द वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड में भी वो आपको वही स्पिरिचुअल बैरनेस दिखा रहा है कि यानी कि वी आर लिविंग अ लाइफ which has no value, which has no meaning, which is insignificant. In what sense? Because T.S. Eliot believed कि जो nothingness जो है, they are the people, the western civilization जो है, ये लाइफ जो जी रहे हैं, ये एक्चुअली रूह को तरजीह नहीं दे रहे हैं, ये बॉडी ओरिएंटेड बन गई है, लोग जंगों को तरजीह दे रही है। तो उनको फिर लग रहा है कि लाइफ खाली इतनी ही नहीं है, लाइफ किसी और मकसद के लिए हम आए थे यहाँ पे। तो ये नथिंगनेस या आप बहुत सारे राइटर्स में देख रहे हो। उसके साथ साथ आप मॉडर्निस्ट राइटिंग में एक और इम्पोर्टेंट चीज देख रहे हो, आई फॉर्म, यानी कि इंडिविजुअल पे गौर करना, इंडिविजुअल को, यानी कि इंडिविजुअल को, एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी कहानी आपके सामने लाना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है मॉडर्निस्ट राइटिंग का जब हम मुताला करते हैं। जब हम एक्चुअली एम्पायर आइसक्रीम का मुताला करते हैं, इट्स अ वंडरफुल पोएम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स रिटन बाय वेलेस स्टीवंस। ये भी जो पोएम है, ये पोएम पब्लिश हुई थी कलेक्शन ऑफ पोइट्री जिसका नाम था हारमोनियम। इसमें ये पोएम पब्लिश की थी स्टीवंस ने। यानी कि अब आपको ये समझना है कि जो दो पोएम्स हैं, एक के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो हम अभी बात कर रहे थे, स्नोमैन, द स्नोमैन एंड द एम्पायर ऑफ आइसक्रीम। ये दो poems हैं which had been taken from a collection of poetry which is called Harmonium। अब आपको ये जानना है कि जो, जैसे अब आपके सामने मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि एम्पायर ऑफ आइसक्रीम, एक्चुअली जो ये पोएम है, इसमें स्टीवंस जो है ये किसके बारे में लिख रहा है?
एक्चुअली जब आप इस पोएम का बड़े अच्छे से मुताला करते हो, बड़े गहराई के साथ इस पोएम का मुताला करते हो, यहाँ पे आपको इमेजेस के जरिए कुछ मैसेज आपको खुद ब खुद समझ आएगी जब आप इसका बड़े अच्छे से मुताला करते हो। एक्चुअली ये जो ये पोएम है, ये पोएम स्टीवन्स ने लिखी थी जब एक औरत की डेथ होती है। फिर एक बंदा होता है जो इंडिविजुअल होता है, मे बी ही इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। वो जो होता है, अब एक औरत की डेथ होती है, वो जो औरत होती है उसने अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से गुजारा होता है। शी हैड एंजॉयड हर लाइफ इन एवरी फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं शी एंजॉयड लाइफ इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म। तो अब उसकी डेथ होती है, एक बंदा होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसके मुंह में सिगार होता है, वन हु इज हैबिचुअल ऑफ दिस व्हाट वी कॉल टेकिंग सिगार्स। तो अब इस ये आइसक्रीम, इसको ये किचन में जाता है, इसकी ड्यूटी होती है आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम खिलाना किनको? जो अब फ्यूनरल में आते हैं। अब इस औरत, एक्चुअली यू विल हैव यू मस्ट नो दिस पोएम इज रिलेटेड टू अ वुमन हु इज नाउ डेड। अब उसकी प्रिपरेशन हो रही है उसकी बेरियल का, उसकी जनाजा का। अब उसको वहां पे अब जितने भी हमसाया रिश्तेदार या जितने भी उसको जानने वाले थे, वो अब इसके घर में आ रहे हैं। तो ये आपको द एम्पायर ऑफ आइसक्रीम, इट्स एम्बिगुअस टाइटल। आप खाली ये नहीं समझ सकते, ये आपको ऐसे नहीं समझना है कि एम्पायर ऑफ आइसक्रीम ये शायद कोई बादशाह है जैसे वो आइसक्रीम बना रहा, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको स्टीवन इन इस पोएम में दो इमेजेस आपके सामने आती है। जैसे वो लिख रहे हैं, कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स, ही इज एक्चुअली द मैन who is making ice creams. Ice cream is for home. People who are going to participate in the funeral, in the last rites of the woman who is now dead, जिसकी मौत वाकया हुई है, उसी के घर में एक किचन में एक बंदा होता है, उसको जॉब दिया होता है कि उसने क्या करना है, आइसक्रीम बनानी है। लेकिन वो क्या होता है, वो सिगरेट पीता है, उसके मुंह में सिगार्स होते हैं। यहाँ पे दो इमेजेस आपके जहन में आती है, सिगार और आइसक्रीम। यानी कि पहले ही सिगार ये और आइसक्रीम जो है, ये आप दैट कि ये जो आइसक्रीम है, इट मेल्ट्स आफ्टर सम टाइम। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर गोइंग टू टेक एन आइसक्रीम फ्रॉम अ शॉप एंड you are not going to eat it for some time, ultimately what would happen, it is going to get melted after 5 minutes or 10 minutes। तो यहाँ पे आपको इस इमेज के जरिए, आइसक्रीम के जरिए आपको वेल स्टीवन्स यानी कि ये दर्ज देता है कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। यानी कि वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने लाइफ को अच्छे से जियो, वैसे ही जियो जैसे ये औरत जैसे इस औरत ने लाइफ को जिया था, जैसे इस औरत ने अपने लाइफ को गुजारा था। क्योंकि अब आइसक्रीम के साथ, आइसक्रीम जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ देर बाद फिर मेल्ट होती है, वैसे ही लाइफ है। यानी कि स्टीवन्स का मानना है life is like an ice cream, so enjoy it, you never know when death is going to strike you। so यानी कि यहाँ पे डेथ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे तो हम समझ रहे हैं कि एक वुमन के बारे में, वुमन की डिस्क्रिप्शन इस पोएम में दी गई है जिसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो स्टीवन्स है वो क्या समझाना चाहता है, लाइफ इज ब्रीफ, लाइफ इज शॉर्ट, it's temporal in character, you never know when you are going to breathe your last, आपको पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी कहाँ तक है। so it's through this image of ice cream, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आइसक्रीम के साथ आपको यानी कि एक सिंबल के जरिए आपको स्टीवन्स he is trying to make you understand your life is like an ice cream। सो जितनी देर तक आइसक्रीम रहती है आप उसका मजा लेते हो, जितनी देर तक आपके हाथ में आइसक्रीम है आप उसको एंजॉय करते हो, आप उसको बड़े अच्छे से लेते हो। सो स्टीवन्स का मानना है कि ये जो ये प्लेजर है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर।
यानी कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं हम, यानी कि डेथ इज इनएविटेबल लाइक एन आइसक्रीम। व्हेन आइसक्रीम, जब भी आप आइसक्रीम लेते हो कुछ देर बाद ये मेल्ट हो जाती है, या कुछ देर बाद आप इसको खा लेते हो। खाने के साथ साथ आपको बड़ा आराम मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़े अच्छे से आप एंजॉय करते हो आइसक्रीम को खाना। इस पोएम में हमें वैसे ही स्टीवन समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने लाइफ को एंजॉय करना है। जैसे अगर हम एक बंदे की बात करेंगे, वन हु इज हैबिचुअल ऑफ दिस, वन हु इज हैबिचुअली टेकिंग सिगार्स और सिगरेट, उसको भी अल्टीमेटली वी नो सिगार जो है इट बर्न्स आउट। अल्टीमेटली इसकी भी जो लाइफ है वो उतनी ही है जब तक इसको यानी कि कुछ देर बाद ही बर्न हो गया है। जैसे अभी आपके पास सिगार है, अभी आपने उसको बर्न नहीं किया है, अभी आपने उसको नहीं जलाया है, वो प्योर आपके फॉर्म में है, उसकी पूरी शेप आपके पास है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू गिव दिस मैट स्टिक या कुछ ऐसे जलाने की कोशिश करोगे, उसके बाद अल्टीमेटली इट वुड बर्न आउट आफ्टर फ्यू मिनट्स। दिस जो ये सिगार है कहीं पे नहीं होगा। वैसे ही आपकी लाइफ है, वैसे ही यानी कि इस वेलनेस स्टीवनस यहाँ से समझा रहा है हमें कि सिगार जैसे खत्म होता है। सिगार जो से उस कोई बंदा सिगरेट पीता है, मे बी उसको बड़ा एंजॉय करता है वो सिगरेट लेना, लेकिन सिगरेट जो उसका वो जो एंजॉय कर रहा है, उसके बाद उसकी जो सिगार है कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है। वैसे ही स्टीवन हमें समझा रहा है कि ये सिगार है, ये जो ये आइसक्रीम है, यानी कि ये दे आर फॉर टेम्पोररी पेरियड विद यू। यानी कि वैसे ही लाइफ आपके पास टेम्पोररी टाइम के लिए है। सो अब हमें इससे क्या यानी कि मैसेज मिल रही है। मैसेज स्टीवन ये दे रहा है हमें कि लाइफ जो है, जिंदगी जो है, ये आपको एक बार मिलती है। सो यू नीड टू एंजॉय इट यू नो टू इट्स फुलेस्ट, because death is inevitable. You should celebrate your life in all forms. तो यानी कि वही फिर से वो मैसेज आ रही है आपके सामने। जैसे इस औरत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि फिर जैसे अभी इस जो ये बंदा होता है, इसको कौन सा जॉब दिया जाता है, इसको आइसक्रीम तैयार करनी होती है। वहां पे फिर ये जो बाकी जो एक औरतों को कहा जा रहा है, जो लड़कियां हैं उनको कहा जा रहा है कि अब उन्होंने मंडेन क्लॉथ्स लगाने हैं। दे नीड नॉट टू कीप डेकोरेटेड क्लॉथ्स ऑन देयर बॉडी, बिकॉज दिस इज अ मॉर्निंग, दिस इज अ मोमेंट ऑफ सैडनेस, मोमेंट ऑफ डिजेक्शन। इट्स एन इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एलर्जी। एलर्जी में यही होता है कि जो एक शायर होता है वो मॉर्न करता है, वो बड़े दुख भरी कहानी आपके सामने लाता है। जैसे हम इस पोएम को देख रहे हैं, इसमें एक औरत की डेथ होती है, उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, शी इज नाउ डेड। तो उसके बाद अब जो औरतें आ रही है उनको कहा जा रहा है कि यू शुड विजिट दिस वुमन्स हाउस in plain clothes, in mundane clothes, ordinary clothes, or we can say casual clothes। तो उसके बाद जो लड़के हैं उनको बोला जाता है कि आपने फ्लावर्स लाने हैं, क्योंकि अब इसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, जिसको हम लास्ट मोमेंट्स लास्ट राइट्स बोलते हैं। अब वो इसका हो रहा है। तो अब कुछ जैसे यहाँ पे विलियस वेलेस स्टीवन्स जो है वो ही वाज अ क्रिश्चियन, तो उसने अपने तरीके से इसमें अपने जज्बात लाए हैं। तो फिर वो बोल रहा है कि जो बच्चे हैं, जो बॉयज हैं, उनको बोला जा रहा है कि कहीं पे अखबार पड़े हुए हैं, उन अखबार में आपको फ्लावर्स मिलेंगे, उन फ्लावर्स को आप यहाँ लाइए और उनके फिर वहां पे साइड में रखेंगे वो जो फ्लावर्स है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, इमेज, दैट इज फ्लावर। ब्रिंग फ्लावर्स इन लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर्स, यानी कि लास्ट मंथ्स न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का जब मकसद होता है, जब हम न्यूज़पेपर जैसे आज की न्यूज होगी वो हम कल पढ़ेंगे जब आपके सामने न्यूज़पेपर आएगा। तो उसके बाद न्यूज़पेपर की वैलिडिटी जो होती है, उसकी जो लाइफ होती है, वो उसी के साथ खत्म हो जाती है। इवन फॉर इंस्टेंस, अगर लास्ट ईयर का न्यूज़पेपर था, मे बी जुलाई 2022 का पेपर,
अगर आपको वो दिया जाएगा, you won't find any interest in that particular newspaper, unless and until there is an event which which is going to soothe you, which appeals you. वैसे ही अगर कोई इंसिडेंट उसमें इंपॉर्टेंट होगा जो आपको सूट करता है, and you are going to read that newspaper. Otherwise, if you are being asked to read July 2022 newspaper, maybe a date of 20th July, तो आप बोलोगे कि मेरे को उसके साथ क्या करना है, 20th जुलाई 2022 की न्यूज न्यूज को मेरे को क्या करना है। यानी कि न्यूज पेपर के साथ जो होती है, यानी कि यहाँ पे भी वो है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर इज फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट पर्टिकुलर डे। जैसे आज की न्यूज कल के लिए इंपॉर्टेंट है, कल के लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, उसके बाद शायद न्यूज़पेपर की उतनी अहमियत आपकी जिंदगी में नहीं होगी। यानी कि आप जब सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, यू आर टेकिंग दिस ब्रेकफास्ट, देन यू ऑलवेज वांट कि आप यू हैव टू हैव टुडेज न्यूज़पेपर, बिकॉज यू वांट टू गो थ्रू दी न्यूज़ डिटेल्स, करंट अफेयर्स, जो भी दुनिया में कुछ हो रहा है या आपकी सोसाइटी में हो रहा है, आप उनको पढ़ना चाहते हो। यानी कि वो बहुत वैलिड होता है उस दिन का न्यूज़पेपर आपके लिए। वैसे ही वैलिड है आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, यानी कि इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि यहाँ पे जैसे आप खुश होते हो जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, आपका मन जो है, आप जो आपकी बॉडी होती है, आप बड़े रिलीव्ड फील करते हो न्यूज़पेपर को पढ़ के, उन इवेंट्स को देख के, यानी कि आप सेलिब्रेट करते हो। वैसे ही आपने लाइफ को सेलिब्रेट करना है। वेल स्टीफन्स इस पोएम में मेटाफोरिकली हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि द लाइफ कम्स टू यू ओनली वंस, सो एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट इन ऑल फॉर्म्स। तो जो हमारे पास दूसरा शायर है इस ब्लॉग में, उसका नाम है लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज अफ्रीकी अमेरिकी अदब में एक अहम शख्सियत थे। उन्होंने शायरी, नॉवल, मुख्तसर कहानियां, अखबारी कॉलम और कंपोजिंग ओपेरा भी लिखे हैं। लैंगस्टन ह्यूज की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली जो इसके फोर फादर्स थे, जो इसके डिसेंडेंट्स थे, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे वो, और फिर वो कहाँ पे सेटल हुए थे? अमेरिका में सेटल हुए थे। लैंगस्टन ह्यूज, जब आप इसकी बात करते हो, इसने नॉवेल्स भी लिखी है, इसने शायरी भी लिखी है, इसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, ये अखबारों के लिए अपने कॉलम्स भी लिखा करते थे। तो जब आप अफ्रीकी अमेरिकी राइटर, हम इसको नाम जो है, यानी कि ही अफ्रीकी अमेरिकी, हम उन राइटर्स को बोलते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग्स को हम बोलते हैं। Mostly what you find in African American writing is people who are यानी जिनको हम जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, या जो जिनके डिसेंडेंट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, फिर वो कहाँ पे सेटल हो गए थे? अमेरिका में सेटल हो गए थे। फिर उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, उन्होंने फिर उन चीजों को लिखने की कोशिश की। जैसे लैंगस्टन ह्यूज जो है, जैसे ये ब्लैक, यानी कि जब जो भी अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हम उनको बोलते हैं, जो ब्लैक, जिनको हम ब्लैक अमेरिकन्स भी बोलते हैं, वो अमेरिकन्स जो जिनको ब्लैक नाम के साथ जाना जाता है। और जो जब आप देखो, मोस्टली व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां पे आपको मोस्टली ये दो मिलेंगे, ये जो दो तबके हैं। एक तो है जिनको हम गोरे बोलते हैं, दूसरे जैसे हम जिनको हम ब्लैक्स बोलते हैं, काले जिनको हम बोलते हैं। उनका मानना है कि जो ये वहाँ के यानी कि रेजिडेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने माइग्रेशन की थी अफ्रीका से। अफ्रीका जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इन बेचारों की प्रॉब्लम ये है कि इनका स्किन नेचुरली ब्लैक है, दे आर ब्लैक इन कलर, देयर कॉम्प्लेक्शन इज ब्लैक, और उसकी बुनियाद पे इनको ब्लैक कहा जाता है। उसी की यानी कि कॉम्प्लेक्शन की बुनियाद पे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यानी कि एक वजह ये भी है कि जो इनकी स्किन कलर है ब्लैक, इसकी वजह से इनको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। इनको ब्लैक मैन या ब्लैक वुमेन भी कहा जाता है। तो और जो वो लोग अमेरिका में सेटल हुए थे, फिर उन्होंने वहां पे लिखना स्टार्ट किया, और इनको बहुत सारी मुश्किलात लाइफ वहां पे देखने को मिलते हैं। दे फेस दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन in America, you know
विद जैसे वो वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो लोग हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो आए थे अमेरिका में सेटल होने के लिए, दे फेस दिस racial discrimination on daily basis. Actually, it is not only confined to people who came from African continent and they later on got settled in America. No, racial discrimination actually जब हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वो एशिया में जितने भी बड़े यहाँ पे बड़े सगीर में जो लोग रहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं, जब भी ये अमेरिका जाते हैं, ऑल्दो अमेरिका इज बीइंग कॉल्ड अ प्लेस ऑफ मेल्टिंग पॉट जिसको हम बोलते हैं, तो लेकिन वहां पे ये चीजें आप देख रहे हैं, रशियन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, जैसे आप यूरोपियन वर्ल्ड में जाओगे या अमेरिका जाओगे, वहां पे जो गोरे हैं वो, अगर यहाँ इंडिया से कोई जाता है, अब दिस वी कैन नॉट जनरलाइज, लेकिन ये चीजें वहां पे पाई जाती है, देखी जाती है कि वो ट्रीट करते हैं दूसरी सिविलाइजेशन को, यानी कि दे आर look they treat other people, they always look at other people from what we call ethnocentric point of view. They believe in the theory of ethnocentrism. They believe their culture is superior than the cultures of the Asia and African continent. तो लैंगस्टन ह्यूज का जब आप पोइट्री का मुताला करते हो, स्पेशली उसकी जो दो पोएम्स हैं, जो द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स और यंग गर्ल्स ब्लूज, ये इसकी दो पोएम्स हैं जिनके जब आप इन पोएम्स का मुताला करते हो, या इवन जितनी भी पोएम्स इन्होंने लिखी है, इसमें कहीं ना कहीं एक थीम है जिसको ये बार बार टच करता है, जिसको ये बार बार एड्रेस करना चाहता है, वो है दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग अफ्रीका से आके वहां सेटल हो गए थे, उनको जितने भी डेली एक्टिविटीज में वहां पे उनको ये यानी कि ये मुसीबत उन पे डाली जाती है कि जो अमेरिकन लोग हैं वो उनको दूसरी नजर से देखते हैं, या इवन दे कॉल देम दे कॉल दीज पीपल बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि ब्लैक बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं जो विच इज अनएथिकल इन कैरेक्टर। तो जब आप द नेग्रो स्पीकर्स ऑफ रिवर्स एंड अनदर पोएम यंग गर्ल्स ब्लूज का मुताला करते हो, वहां पे एक्चुअली इन पोएम्स में लैंगस्टन ह्यूज यही लिख रहा है, यही आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एक यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो लोग आए थे, इनको कितनी मुश्किलात आ रहे हैं वहां लाइफ जीने में, या इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इनको अमेरिका में रह के, खाली इनकी स्किन की बुनियाद पे, यानी कि इनको ट्रीट किया जाता है दूसरे वे में। जैसे यहाँ पे मेरे जहन में एक और बात याद आ रही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिकन एक पॉलिटिशियन स्टेट्समैन रह चुके हैं। 1963 28 अगस्त को इन्होंने एक स्पीच दिया था, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। जब आप उस ड्रीम का, जिसको फिर लेटर ऑन राइटिंग फॉर्म में भी लाया गया था, प्रिंट किया गया था, तो उस आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग वैसे ही लिखता है जैसे लैंगस्टन ह्यूज का जो थॉट है, ड्रीम है, कि हम जो लोग रह रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके अमेरिका आए हैं, हमें दूसरी नजर से ना देखा जाए, हमें एज ह्यूमन ट्रीट किया जाए, हमें यानी कि बुरा भला ना कहे अमेरिकन की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं। वैसे ही वो ड्रीम किसका था? वो ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी था। दैट इज व्हाई he gave a speech on 28th August 1963, जिसका नाम ही उसने दिया था आई हैव अ ड्रीम। उस ड्रीम में वो क्या लिखते हैं? उस ड्रीम में वो इवन बोलते भी कि लिखते भी हैं कि नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, he lives on a lonely island of poverty, he finds himself in exile in his own land। यानी कि नेग्रो, यानी कि इनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, आप इनको ब्लैक्स भी कहते हो, यानी कि अमेरिकन जैसे ब्लैक पीपल जो है इनको अमेरिका में ब्लैक्स के नाम से भी कहते हैं, लोग बुलाते हैं, नेग्रोज के नाम से भी बुलाते हैं, बहुत सारे यानी कि ऐसे नाम जिनको शायद एक अच्छे समाज यानी कि जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में उनको उस नाम से नहीं बुलाना चाहिए, वैसे ही उनको बुलाया जाता है। सो इट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ही सेड नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री, यानी कि अमेरिका को तो फ्रीडम मिल गई है,
अमेरिका में तो ये कॉन्सेप्ट है कि एवरीबडी शुड बी गिवन दिस शुड हैव दिस लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जस्टिस, ये नारा है वहां पे अमेरिकन सिविलाइजेशन में, जो डेमोक्रेसी है। लेकिन वहां पे ये चीजें सेटल हो रही है। पीपल हु आर ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, दे स्टिल फेस दिस racial discrimination in America। सो फिर मार्टिन लूथर किंग का भी यही मानना था कि ये चीजें हैं, ये जो रेशियल इनजस्टिस है, ये खत्म होनी चाहिए। वैसे ही लैंगस्टन ह्यूज भी इन पोइम्स में हमें यही दर्ज देता है, हमें ये वहां से यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये इवन अमेरिकन जो उसके उनके अपने देशवासी है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीजें अमेरिका में नहीं होनी चाहिए। एक मुअज़्ज़ज़ जो सिटीजन होते हैं, उनको अच्छे से लाइफ जीनी है, उनको अच्छे तरीके से, यानी कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में, मोर पर्टिकुलरली अमेरिकन सोसाइटी में। जितने भी ब्लैक लोग हैं उनको ब्लैक ब्लैक कलर से जज नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप जज भी करना चाहते हो, आप उनको टेम्पर यानी कि कैरेक्टर से उनको जज करो। तो ये एक मेन मुद्दा है लिंगस्टन ह्यूज की पोएम्स का, उनकी राइटिंग्स का, कि वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी पोएम्स में कि हमें इन नामों से ना बुलाया जाए, हमें कॉम्प्लेक्शन से जज ना किया जाए। तो डियर लर्नर्स, जो भी हमें बाकी रहते हैं लिंगस्टन ह्यूज के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें सम अप करने की कोशिश करेंगे उसको, और जितने भी और इसकी राइटिंग्स उनमें उन पे हम और रोशनी डालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वी मीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।